केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 13, इसमें हम लोग कल के क्लास में पढ़ रहे थे इफ ए इज कीपिंग कांस्टेंट 3 के था आपके सामने, तो k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस a बाई RT, इसको अगर टाइम सॉरी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dk बाई dt इक्वल टू हम लोग को डिफरेंशिएट करने के बाद a मिला था, आया ना कल क्लास में, k a बाई RT स्क्वायर। ओके, और इस स्लोप हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है, आप लोग नोट किए होंगे पीडीएफ से, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम था गैल्वेनोमीटर, नाम सुने होंगे। उसको रेडियो वगैरह या टीवी खराब होता है तो उसको वहां से उसको चेक करने के लिए सर्किट में देखते हैं, तो देखते हैं उसमें कितना फास्ट डिफ्लेक्शन होता है। थोड़ा करंट जाता है तो डिफ्लेक्शन बिकम वेरी फास्ट। उसका मतलब है कि यहाँ पे एक मैं टर्म यूज कर रहा हूँ सेंसिटिविटी। क्या टर्म यूज कर रहा है? सेंसिटिविटी। तो y वर्सेस x, अगर दो ग्राफ आपके सामने रखे हैं, ये है ग्राफ 1, ये ग्राफ 2, ओके। अब क्या पूछेंगे कि इन दोनों ग्राफ में किस ग्राफ में y का वैल्यू इज मोर सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू ऑफ y इज मोर सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस दैट कि x का छोटा सा चेंज करने से y का अगर बड़ा चेंज दिखाता है तो हम बोले कि y का वैल्यू x पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, x के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। इस तो बताइए, इस ग्राफ में किस में दोनों में एक इंटरवल लेते हैं x1 और x2 का, और यहाँ पे x1 पे y1 इस ग्राफ के दिया और x2 पे y2। यानी कि फर्स्ट ग्राफ में अगर डेल्टा x का चेंज करते हैं स्टूडेंट तो डेल्टा y का ये चेंज मिला, लेकिन यही अगर सेम डेल्टा x का चेंज सेकेंड ग्राफ में करते हैं तो इसको y1 डैश बोल दीजिए, इसको y2 डैश बोल दीजिए। तो किसमें y का चेंज फॉर सेम चेंज ऑफ x बड़ा y का चेंज मिलता है, बताइए इसमें ज्यादा मिला, आया ना। तो ऐसा जहां भी ऑब्जर्व होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं लेवल में कि दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ y इज मोर सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब y का वैल्यू x पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया कैसा क्यों हुआ, तो मुझे ऑब्जर्वेशन में पता चला कि इसका स्लोप ज्यादा स्ट्रिप है, इसका स्लोप ज्यादा शार्प है और इसका स्लोप ज्यादा शार्प नहीं है। देखते इसमें इसका स्लोप ज्यादा शार्प है, ग्राफ 2 का स्लोप ज्यादा शार्प है, ओके। इसका थोड़ा स्मूथ स्लोप है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बट इसका स्लोप ज्यादा, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे देखिएगा तो स्लोप का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। दैट्स व्हाई कहने का सेंस ये हुआ कि इस ग्राफ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा शार्प होता है, ज्यादा बड़ा होता है, वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वैल्यू रहता है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इट इज वेरी, आप ये देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ यहाँ पे एक्टिवेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये हुआ ना कि कभी आप एक्टिवेशन जी 50 किलो पर मोल लिए हुए हैं और कभी आप एक्टिवेशन जी 100 जो पर मोल लेकर, लेकिन जो 100 वो कांस्टेंट रखेंगे तो 50 वो भी कांस्टेंट रखेंगे, बट दो अलग अलग वैल्यू को कांस्टेंट रख सकता है ना एक्टिवेशन एनर्जी का, क्लियर। तो जिसका एक्टिवेशन ज्यादा रहेगा स्टूडेंट उसका स्लोप तो ज्यादा बड़ा होगा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, आया ना। एक्टिवेशन ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, और एक्टिवेशन कम तो स्लोप कम, इज क्लियर। इसका मतलब है कि
तो जिसका एक स्लोप यहाँ एक मिनट, जिसका स्लोप बड़ा रहेगा वो फंक्शन यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो जिसका एक्टिवेशन ज्यादा रहेगा उस केस में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर के साथ ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, टेम्परेचर के साथ ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज कीजिएगा, रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा चेंज दिखाएगा। इज क्लियर? और स्लोप ज्यादा, सपोज कीजिए मान लेते हैं के वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो बोलिए कौन सा ग्राफ का स्लोप आपको ज्यादा स्ट्रिप ज्यादा बड़ा लग रहा है? ऐसा लगता है इसका स्लोप ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब यह है कि डैम श्योर इसका एक्टिवेशन या इसका एक्टिवेशन का, अब मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आए, ऐसा भी तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर दोनों का तो वैल्यू सेम ही हो गया ना, देखिए यहाँ से कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आगे आ जाएगा। मेरा आंसर है बिल्कुल हो सकता है, एक ही रिएक्शन का एक्टिवेशन ही डिफरेंट हो सकता है, कम और ज्यादा कर सकते हैं बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट, करेक्ट। किसी टाइम पे उसका एक्टिवेशन 50 किलो जूल पर मोल है, हो सकता है कि फिर उसका 100 किलो जूल पर मोल हो। दैट्स व्हाई अगर रिएक्शन सेम है और एक्टिवेशन जी को चेंज कर दिए, तब जब पूछेंगे EA1 और EA2 में, तो ऑब्वियसली इसका भी क्या रहेगा EA2 रिटर्न EA1। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसका मतलब इस ग्राफ और इस ग्राफ में किस ग्राफ में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, टेम्परेचर को थोड़ा चेंज करने से उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा चेंज दिखाएगा। इसमें आया ना, तो आप समझ में आ गया व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि वैसा कोई फंक्शन किसी रेट कांस्टेंट, यहाँ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन है, तो जिस एक्टिवेशन जिसके स्लोप ज्यादा बड़ा होगा उस केस में टेम्परेचर के साथ वो ज्यादा वेरिएशन दिखाएगा, टेम्परेचर के साथ वो ज्यादा सेंसिटिव नजर आएगा। ओके, आप लोग एक्सरसाइज 9 बना लिए हैं सब लोग? बन गया सब? कोई बात नहीं है, कुछ मेरे लिए तो रहेगा, सब आप ही लोग से बन जाएगा तो मेरा क्या रोल रहेगा? एक आध तो प्रॉब्लम मेरे लिए भी रहना चाहिए। मैं ट्राई कर लिया ना। ओके, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जेईई मेन का, आईआईटी क्वेश्चन बैंक का। केस सेकंड में टेम्परेचर कांस्टेंट, केस फर्स्ट में क्या कांस्टेंट था? एक्टिवेशन जी कांस्टेंट था और टेम्परेचर वेरी करते। अब क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन इज वेरिएबल। अब इसके लिए एक लाइन में पढ़ देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक्टिवेशन एनर्जी वेरी कैसे कर सकता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वेरिएबल होने के लिए तो यहाँ पे तो होता है इफेक्ट ऑफ व्हाट, बोलिए? कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में एक लाइन ये है, मतलब इसका हिंदी में लिख दिया था। इन जनरल कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, पहला पॉइंट कैटलिस्ट का। सेकेंड, द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटेलिसिस। कैटेलिसिस का मतलब क्या है? कैटेलिसिस का मतलब होता है द फेन ऑफ
of increase in rate of reaction with the help of catalyst. Third point, catalyst generally lower the activation energy by providing a new path. तो न्यू पाथ हो गया मतलब न्यू मैकेनिज्म हो गया। इसका मतलब अगर ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैटलिस्ट यूज करने से रिएक्शन मैकेनिज्म वही पहले वाला रहता है या रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, तो पाथ चेंज तो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। लेकिन निगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, बट वी आर पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, तो एक्चुअल में दो ग्राफ है। तो देखिए अब दोनों का रिएक्टेंट, सब लोग यहां ध्यान से देखिएगा, अब कुछ यहां पर समझिए। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये जो वैल्यू है, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट मान के काम कर रहे हैं स्टूडेंट? टेम्परेचर। तो ये जो है इसको EA1 बोलते हैं, और EA1 is the activation energy without catalyst. Okay, EA1 is the activation energy with catalyst या without catalyst, and EA2 is the activation energy with catalyst. तो बताइए अगर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पाथ थोड़ा शॉर्ट हो गया? करेक्ट। बट कैटलिस्ट रिएक्टेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ओके, इसका मतलब है कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेवल को चेंज नहीं करे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा विदाउट कैटलिस्ट और विथ कैटलिस्ट, इसके बीच का गैप डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, हाँ या ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बोलेंगे सर नहीं एक्टिवेशन तो ये था EAF माइनस EA, यही था ना डेल्टा H चेंज एंथैल्पी। तो मेरा आंसर अभी भी यही है कि बिल्कुल ये था। बट एक्चुअल में अगर आप देखते हैं कि इस केस के लिए मैं इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो यहां देखिएगा EA1 को अगर हम लोग बोल रहे हैं फॉरवर्ड, तो ए वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। और सिमिलर फैशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके नीचे आने से इसके डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या डिफरेंस भी अभी भी ये डिफरेंस इसके बराबर ही है? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज, एक्टिवेशन चेंज हो रहा है, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच एक्चुअली क्या है? डेल्टा एच है एनर्जी डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? दैट्स वाई यहां से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बहुत पहले, लॉन्ग एगो, कि कैटलिस्ट इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है या नहीं करता है? तो कैटलिस्ट इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, बट डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन जो बैकवर्ड, इसको चेंज करेगा क्या? कैटलिस्ट इससे और इसे चेंज करेगा, बट इसका डिफरेंस को चेंज नहीं करेगा। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि बाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिख दिए तो बाई और एक्स चेंज कर सकते हैं, बट इसका डिफरेंस को ऑलवेज 2 ही रखना है, आया ना? तो ऐसा ही कुछ है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, बट कैटलिस्ट आज के बाद डज नॉट चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो गया। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि कैटलिस्ट एक्चुअली इस वर्टेक्स को ऊपर नीचे करता है, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी के लेवल को चेंज नहीं करता है। और इसी के गैप को तो हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं तो आगे थर्मोकेमिस्ट्री में बोलेंगे। चलिए होल्ड बैच, आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया हूं या नहीं पढ़ाया हूं?
आज जो आपको पढ़ा रहे थे वो बहुत सीक्वेंस पढ़ा रहे थे या सिर्फ 11th बोर्ड के लिए पढ़ा रहे थे? वेरी गुड। अब नेक्स्ट यहां देखिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यहाँ के अभी लेके चल रहे थे EA1 और ये है EA2, इसको बोलेंगे विदाउट कैटलिस्ट, और इसको बोलना है विथ कैटलिस्ट। ओके, तो K इक्वल टू था A। अच्छा बताइए, कैटलिस्ट फॉर ए गिवन रिएक्शन ए को चेंज करता है कि नहीं करता है? तो कैटलिस्ट डालने से टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पे फर्क नहीं पड़ता है फॉर ए गिवन रिएक्शन। ओके, कैटलिस्ट डालने से फॉर ए गिवन रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इज आर्हेनियस कांस्टेंट, बट एक्चुअल में ये तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है। दैट्स व्हाई कैटलिस्ट डज नॉट चेंज आर्हेनियस कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। ओके, तो मान लेते हैं कि अब यहां पे करते हैं K1 अगर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, हाँ या ना, और K2 अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? EA2, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? K2 इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT, और K1 इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA1 बाई RT। और इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलिए। तो K2 बाई K1 क्या मिलेगा? K2 बाई A और A आपस में क्या हो गया? कैंसिल। तो K2 बाई K1 इक्वल टू E टू द पावर, जल्दी बोलिए, EA1 माइनस EA2, क्या लिख दें इतना? टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस A, तो ln K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई RT EA1 माइनस EA2। देख तो सही है। इसका मतलब फार्मूला बिकम्स व्हाट? log K2 बाई K1 इक्वल टू 1 बाई 2.303 RT EA1 माइनस EA2। तो ए फार्मूला भी हम लोग काम का हो गया। ए फार्मूला किस कंडीशन के लिए है? ए फार्मूला है व्हेन टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट एंड एक्ट। देखिए हो सकता है कि पीडीएफ में नहीं रहे,
तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा और यहाँ देखने के बाद नोट्स बना लेंगे, होगा? ओके। अब थर्ड केस थर्ड में बोथ आर वेरिएबल, एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज टेम्परेचर, बोथ आर वेरिएबल। और ऐसा मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट K1 है जब एक्टिवेशन जी EA1, यहाँ देखिएगा, जब रेट कांस्टेंट K1 है व्हेन एक्टिवेशन जी EA1 एंड T1, और रेट कांस्टेंट K2 है जब एक्टिवेशन जी EA2 एंड T2 है। तब यहाँ पे अगर लिखते हैं K2, तो K2 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? A, और फॉर ए गिवन रिएक्शन A तो चेंज नहीं होगा ना, तो A इक्वल टू E टू द पावर, अब क्या लिखेंगे? EA2 बाई RT2, हाँ या ना? हम लोग अब क्या कर रहे हैं? दोनों को वेरिएबल कर रहे हैं, और K1 इक्वल टू क्या होगा? A1 E टू द पावर EA1 बाई RT1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कीजिए, डू इट फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हो जाएगा K2 बाई K1 इक्वल टू E टू द पावर, क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 बाई R, EA1 बाई T1, हाँ या ना? EA2 बाई T2, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस E, तो ln K2 बाई K1 इक्वल टू 1 बाई R EA1 बाई T1 माइनस EA2 बाई T2। और इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2.303 R EA1 बाई T1 माइनस EA2 बाई T2। अब देखिए, एक्चुअल फैक्ट इज दैट दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज इक्वेशन। अब यहाँ से केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों डील हो जाता है। पहला केस फर्स्ट में क्या था? बोलिए फर्स्ट, एक्टिवेशन इज कांस्टेंट। तो अगर एक्टिवेशन ये कांस्टेंट रहेगा तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा, तो फार्मूला क्या बनेगा? EA बाई 2.303R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और सेकेंड में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो 1 बाई T कॉमन ले लेंगे, तो क्या फार्मूला था? 1 बाई 2.303R इंटू T, और ब्रैकेट में EA1 माइनस EA2, हाँ या ना? तो नहीं तक दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। ए थर्ड केस पहला दोनों केस को डील कर रहा है ना, लास्ट थर्ड केस के अंदर ही केस फर्स्ट और केस सेकंड है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये बताइए कि हम लोग अब यहाँ पे आज सिर्फ थ्योरी कवर करते हैं, कल सिर्फ प्रॉब्लम डील करेंगे।
अब है, देखिए इसके बाद जो पीडीएफ में आपको मिला होगा वो है एनालिसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप पीडीएफ फॉलो किएंगे तो ओके, बट एनालिसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इससे पहले मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए और 2 बनाइए। एक्सरसाइज 10 का सब लोग ट्राई किए तो यहाँ पॉज कर दीजिए सर। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कम करने से, इसका मतलब कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट यूज करने से कॉन्सेंट्रेशन पे तो फर्क नहीं पड़ा। और जब कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ा स्टूडेंट, तो जो ये रहा होगा ये टर्म वो तो एज इट इज रह गया, हाँ या ना? हाँ ऑन कर दीजिए। तो ये एज, देखिए तो कैटलिस्ट यूज करने से इस टर्म पे फर्क पड़ा। देखिए तो जो मैं सर्कल किया, नहीं फर्क इस पे पड़ा, के पे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जितना टाइम से, के का वैल्यू जितना टाइम से इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम से तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब अगर इसका मतलब K2/K1 का जो वैल्यू है वही तो हम लोग का R2/R1 का वैल्यू हो जाएगा। तो log K2/K1 इक्वल टू भी जस्ट फार्मूला पढ़ाए थे, और इसमें टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे 1 क्या फार्मूला था 2.33 R T, और यहाँ पे क्या था EA1 माइनस EA2, और यहाँ पे EA1 क्या था विदाउट कैटलिस्ट, EA2 क्या था विथ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे K2 क्या है, जस्ट उल्टा था ना, विथ कैटलिस्ट, हाँ या ना? विदाउट, फार्मूला का मीनिंग समझिए, विदाउट कैटलिस्ट। तो ये हो गया 1/2.303। अब यहाँ पे R का EA1 कितना था 16, अब माइनस 10 किलो कैलोरी ना, तो 10⁻³ कैलोरी। और जब ऊपर में कैलोरी है तो यहाँ पे R का वैल्यू किस में लेंगे, बाइजली R का वैल्यू कैलोरी में इनपुट करना है। और R का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है, मोटा मोटी ऐसे तो 1.98 होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 भी ले लेते हैं, 2 × 300। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देखिए तो सॉल्व करें कितना 4.342। तो log K2/K1 इक्वल टू 4.342, देन टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो एंटी लॉग लेंगे तो ए लॉग खत्म हो जाएगा, और एंटी लॉग 4.342 इसका वैल्यू तो यहाँ पे रेडीमेड दिया हुआ था, कितना 2.19 × 10⁴। तो यही तो आंसर रहेगा। और जो K2/K1 का वैल्यू रहेगा वही तो किसका वैल्यू हो जाएगा R2/R1 का, ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए इसी बात पे।
आगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो गया है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। द रिएक्शन ए कन्वर्टेड टू बी प्लस सी is carried out at temperature 227 degrees C. If the same reaction takes place in the presence of catalyst at the same rate, तो at the same rate का मतलब K1 और K2 इक्वल हो गया, हाँ या ना? The temperature required is 127 degrees C. Calculate the activation energy of reaction if the catalyst lower the activation energy by 25 kilojoule per mole. इसका मतलब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है जो स्टूडेंट, वो किस टेम्परेचर का एक्टिवेशन निकालना है, 127 का या 227 का? तो 227 का मान लेते हैं E जिसका एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर व्हाट 227, और यहाँ पे कितना से लोअर किया हुआ है 25 से ना, तो ये मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एट टेम्परेचर व्हाट 120। इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ चेंज हो गया, और तब यहाँ पे फार्मूला कौन सा काम करेगा, log K2 बाई K1 इक्वल टू क्या था फार्मूला 1 बाई R EA1 बाई T1 माइनस EA2 बाई T2, और A वैल्यू तो हो गया 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट 0। तो ए टर्म को क्या 0 लिख दें, तो 0 इक्वल टू 1 बाई 2.303 और EA1 बाई T1। बहुत टाइप प्रॉब्लम था लेकिन बढ़िया प्रॉब्लम था नहीं, ये IIT की प्रॉब्लम है। तो EA1 IIT बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बस खाली लोग नाम से डर जाते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो EA1 बाई T1 इक्वल टू EA2 बाई वाट T2। तो EA1 हम लोग इसको EA1 बोल देते हैं और इस पूरे को EA2 बोल देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा EA बाई कितना 500 केल्विन में 500 इक्वल टू ये 25 बाई 400। तो यहाँ से ये निकल जाएगा हाउ मच 125 पर मोल। दिस इज द आंसर। चलिए अब आप लोग एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 9 का कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है जरा बोलिए तो। चलिए डू इट फास्ट। एक्सरसाइज 9 का कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? एक्सरसाइज 9 या ट्राई नहीं किए हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, इसमें बहुत टाइम का लिमिटेशन रहता है। फटाक से बोलिए, बना लिए हैं, डाउट है क्लियर करेंगे, नहीं बनाए हैं आगे थ्योरी में बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद एक्चुअल में एक 1.5 आवर का ही थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स में बचा हुआ है। रेडियो एक्टिविटी इसी में रेडियो एक्टिविटी, बट रेडियो एक्टिविटी में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ही एक साथ हो जाएगा। ओके, तो आप एक्सरसाइज 9 का छोड़िए, उससे पहले भी कुछ टास्क दिया हुआ था, बोलिए उससे पहले तो आप ट्राई कर ही लिए होंगे। कौन सा एक्सरसाइज था?
7 से पहले भी था। फाइव, और एक्सरसाइज 5 में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, बाकी आपके लिए हाँ 6 हम, और तो 5 और 6 छोड़ दिए थे आपके लिए, 5, 6 और 7 तो कल 7 भी। ओके हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले एक्सरसाइज 5 से शुरू करते हैं। अभी थ्योरी तब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक इसको कवर नहीं करता हूँ, जहाँ तक अभी पढ़ाया हूँ। एक्सरसाइज 5 में कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करूँगी, आप लोग से हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट नहीं बना होगा। तो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सब लोग देखिए। A कन्वर्टेड इनटू 2B और प्लस C is observed to be first order, okay, starting with pure A, मतलब हम लोग किसको लेकर शुरू किए हैं? A. It is found that at the end of 10 मिनट, 10 मिनट पे, तो 10 मिनट में मान लेते हैं यहाँ से x गया होगा, तो यहाँ पे कितना बना होगा? 2x, और यहाँ पे x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 176 mm ऑफ Hg। इसका मतलब है स्टूडेंट कि 10 = 10 मिनट्स पे दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सब कॉन्सेंट्रेशन लिए यार, बताए थे ना, कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आया ना, एट ए गिवन टेम्परेचर P = CRT से। तो दिस प्लस दिस कितना? A - x + 2x + x, हाउ मच? A + 2x, और A + 2x = व्हाट? 176 mm ऑफ Hg। यहां तक समझ में आ गया? अब है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आफ्टर लॉन्ग टाइम? आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब होता है स्टूडेंट T = इन्फिनिटी। तो ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, बट 99.99% कंप्लीट, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दिमाग में रखेंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा ये, हाँ या ना? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब T = इन्फिनिटी पे अब आपके पास बचा B और C, और B और C मिलकर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है? 270। तो नहीं लगता कि 3a और इक्विवेलेंट टू 270, हाँ या ना? mm ऑफ Hg। तो यहां से A का वैल्यू निकल गया, हाउ मच? 90 mm ऑफ Hg। अब A का वैल्यू निकल गया, तो यहां से A का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, सॉरी x का वैल्यू एट T = 10 मिनट्स। तो एट T = 10 मिनट्स A + 2x = 176। कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोग कुछ और दे रहे हैं, बट ए देकर भी हम लोग ए निकाल लिए, नहीं दिए हुए हैं प्रोडक्ट का दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा एट T = 10 मिनट्स? तो 2x = हो जाएगा 176 - 90, हाँ या ना? देन x = 176 - 90 / 2। जरा बताइए तो कितना होता है? 43 mm ऑफ Hg। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ A। तो इनिशियल प्रेशर तो यहाँ पे ही निकाल लिए, हाँ या ना? उसके बाद निकालना है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए हम लोग को चाहिए KT = 2.303। सब लोग यहाँ देखिएगा, बना लिए हैं, फिर भी देखिए
KT को 2.33 log a बाई a माइनस एक्स, और K आपके पास एक टाइम तो है 10 मिनट, हाँ या ना, इक्वल टू 2.33 log a का वैल्यू 90 और a माइनस एक्स का वैल्यू 90 माइनस, वेरी गुड, यस। तो यहां से K का वैल्यू निकल जाएगा 2.303 बाय, मुझे अपना ही आवाज़ सुनाई पड़ता रहता है, 10 मिनट्स। सुबह से शाम तक यही हो रहा है, सच बता रहा हूँ। रात में जब सोता हूँ ना तो एकदम ऐसे माइंड वाइब्रेट करते रहता है, लगता है कान में कोई बोल रहा है। 90/47, इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा, ओके। चलिए अब एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, मतलब डेटा दिया हुआ है, ओके। आप लोग नोट कर लिए या आप नोट करने वाले थे, हो जाएगा ना। वीडियो को जब देखिएगा तो, और आप लोग वीडियो देखते थे कभी कभी गलती से सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर थोड़ा और भी अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर क्या, फेसबुक पे अपना टाइमलाइन पे डाल दिए, जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है सब में चला जाएगा, उसको भी बोल देगा तुम भी डाल देना, और उसको बोल देगा तुम भी डाल देना, ताकि एटलीस्ट लोग कैटलिस्ट को जान जाए। ये था कैटलिस्ट का पब्लिसिटी। मैं एक आध दो बार कोशिश किया, फिर मैं स्टॉप कर दिया, बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक दो बार फेसबुक, खुद की फेसबुक डाला। अब जिनको जानना होगा जानेंगे, 10 साल से काम कर रहे हैं, अपना काम है, मेहनत करते रहना। चलिए अब आप लोग डेटा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बना लेते हैं। एक डेटा दिया हुआ है, टाइम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। पार्शियल प्रेशर किसका, एक्स का। 0, 800, 100, 400, 200, 200, और इस रिएक्शन का ये दिया हुआ है 2x कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 3y प्लस 2z at a particular temperature and the data in the above table were observed. The order of reaction is what? Order of reaction क्या होगा? और यहाँ देखिएगा t इक्वल 0 पे A, और यहाँ से t इक्वल टू t पे क्या लिखेगा, A माइनस स्मॉल x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। तो एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ देखिए, या इसको, हाँ बोलिए तो 3
ओ सॉरी हाँ, इसको एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए। अगर a मानते हैं यहाँ से x, तो ये हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा नहीं, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, करेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे ये जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट, वो किसका दिया हुआ है, बाई और जेड का दिया हुआ है, सिर्फ रिएक्टेंट का दिया हुआ है। तो रिएक्टेंट का दिया हुआ है, तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू P = CRT से। अब यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या, रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया कि 800 से 400, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, किसका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 800 से 400 होने में टाइम कितना लगा, 100 मिनट। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि 400 से 200 होने में फिर से टाइम कितना लगा, और 400 से 200 होना मतलब प्रेशर जस्ट हाफ होना। अब प्रेशर जस्ट हाफ होना, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन भी रिएक्टेंट का हाफ होना, है या ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो आपको नहीं लगता कि ये फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टर को शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में ही तो ऐसा होता है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इज इट राइट। मतलब ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मतलब थोड़ा एग्जाम में मुझे ये दिमाग में आ गया कि अच्छा 800 से 400 और 400 200, तो 400 800 का आधा है और 200 400 का हाफ है। और ये बिकॉज ये प्रेशर टोटल प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर सिर्फ रिएक्टेंट का है, इसका मतलब इस फार्मूला से रिएक्टेंट का प्रेशर हाफ हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी तो हाफ हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो ये कैरेक्टर किसका था, एक कैरेक्टर था फर्स्ट ऑर्डर का। और फिर भी जो नहीं समझने को तैयार हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, तो जो नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए ये काम करना है कि लेट अस सपोज इट इज जीरो ऑर्डर। कहाँ शुरू करना है, और T1 पे K1 निकालना है, T2 पे K2, और इफ K1 = K2 देन जीरो ऑर्डर होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो जीरो ऑर्डर नहीं है। फिर कहाँ जाना है, लेट अस सपोज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, और T1 पे K1 और T2 पे K2, अगर इक्वल हो गया देन फर्स्ट ऑर्डर, नहीं इक्वल हो मतलब फिर कहाँ, सेकेंड ऑर्डर। बट ये थोड़ा लेंदी हो गया ना, बट ऐसा क्वेश्चन दिया था किसी पर्पस के लिए दिया हुआ होगा, तो अब बाकी आपकी मर्जी है। मुझे तो ऑब्जर्व हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके, समझे नहीं समझे, चलिए। तो इसमें तो आंसर आ गया। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन है, द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब आपको पता ही चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो T75 फर्स्ट ऑर्डर में T75 के लिए कितना होता है, 2T½ और T½ कितना था स्टूडेंट, 100 मिनट, तो कितना रहेगा, आंसर आ गया। आप में से कौन कौन लोग सॉल्व कर लिए थे, चल वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दूर दूर तक कहीं पे केमिकल काइनेटिक्स का रिलेशन था, इट इज कंप्लीटली व्हाट, गैसियस स्टेट। तो फाइंड द टोटल प्रेशर व्हेन px becomes 700 mm of Hg। ओके, इसका मतलब फिर से इसका एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x कन्वर्टेड टू 3y अब प्लस 2z, और यहाँ पे a है a, यहाँ पे a माइनस x, तो दिस वन बिकम्स व्हाट, 3x/2, और ये कितना x, इज इट क्लियर। और a का वैल्यू स्टूडेंट कितना था,
800 mm ऑफ Hg। और जिस टाइम का पूछा गया है टोटल प्रेशर, उस टाइम पे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कितना बोला गया है? 700। इसका मतलब है कि A माइनस एक्स का वैल्यू 700, हाँ या ना? तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, वेरी गुड, 100 हो जाएगा नहीं? तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम का कितना रहेगा? टोटल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कॉन्सेंट्रेशन यही रहेगा ना, A माइनस एक्स प्लस दिस हाउ मच? 3x/2 प्लस x कितना हो जाएगा? A प्लस 3x/2 और A का वैल्यू तो 800 ना, और x का वैल्यू निकाले हुए हैं 100, तो 150 हो गया नहीं? तो 950 mm, ये तो आंसर होना चाहिए। चलिए तो एक्सरसाइज 5 सॉल्व कर दिए। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज 6 सॉल्व कर लेते हैं। एनीवन जो एक्सरसाइज 6 सॉल्व किए हैं? मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग से हो गया है? एनीवन जिनसे नहीं हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, अभी आपका टाइम है। चलिए, तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया है। तो एक्सरसाइज 7 भी हो गया और एक्सरसाइज 8 तो हम लोग कल ही बना लिए थे। तो कल का क्लास, नेक्स्ट क्लास में, हाँ 7 का एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 7 तो मैं सॉल्व ही नहीं किया हूँ। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज मैं हिंट थोड़ा दे दूँ? कौन पूछ रहे हैं, नाम बताइए। हाँ कस्तूरी साहब, तो एक्सरसाइज 7 में थोड़ा सा ये हिंट ये है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी का कितना है 5 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऐसा नहीं लगता है 50 टाइम्स हो गया? तो इसको इट इज काइंड ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बना दीजिए। ऑलमोस्ट वही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया है? तो 53, हाँ तो 53 पॉइंट ही आंसर है जो आंसर आया है, ठीक है। तो उसमें देखिए एक्चुअली क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ था एक्चुअली वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया हुआ था, ओके। क्योंकि ऐसे तो ये सेकंड ऑर्डर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ करा था नहीं सर बिल्कुल त्रुटि नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। तो जो इस पर्पस में है कि एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, तो उनके लिए आप इसको यूज कीजिए। फिर क्या फार्मूला था? 1/b माइनस ए था, क्या था? b माइनस ए लॉग a बाई बी, अब b माइनस एक्स बाई, यही था ना। तो जो 100% एक्यूरेट होना चाहते हैं वो ऐसे सॉल्व कीजिए, और जो थोड़ा फास्ट रहना चाहते हैं वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का यूज कर लीजिए। तो किसके रेस्पेक्ट में फिर ये जीरो ऑर्डर बन जाएगा? अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से बनाइएगा तो इन विच रिएक्टेंट इट बिकम जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। जो एक्सेस अमाउंट में रहता है उसके रेस्पेक्ट में क्या मान लेना पड़ेगा? जीरो ऑर्डर। और एक के रेस्पेक्ट में क्या मानना होगा? फर्स्ट ऑर्डर। और जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, अब उसका रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? क्या उसका रेट कांस्टेंट यही रहना चाहिए ना? 6, मैं बोल रहा हूं 6 × 10⁻³ × 5। मैंने ठीक बोला? रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो अब काम कर लीजिएगा यहां से। चलिए फिर भी इस एक्सरसाइज 7 का मैं नेक्स्ट क्लास में 1, 2, 3, तो 3 तो बहुत आसान है, 1 और 2 सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 9 सॉल्व करूंगा, और तब हम लोग लास्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, और लास्ट लेक्चर लेने के बाद
फिर आपके लिए होम असाइनमेंट भेजेंगे। मेडिकल का अलग बना हुआ ऑलरेडी है और इंजीनियरिंग का अलग रहेगा। ओके, इसके बाद शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। और न्यू बैच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। ओके, खासकर मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। न्यू बैच के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, बट मुझे तो नहीं पता है, इसलिए मैं आप लोग को 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर सुबह में जैसे ही भेजूंगा ना कि सम एक्स्ट्रा डाउट, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऑफ मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, तो उस क्लास को बाई हुक एंड बाई क्रूक कर लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ओल्ड बैच बंद कीजिए सर, अब यहाँ पे बंद कीजिए।